हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे हमें अपने इतिहास से जुड़ी बहुत सारे रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती जा रही है। आज हम मानव इतिहास के बारे में बहुत सी घटनाओं, बहुत सारी संभावनाओं को जान चुके हैं। आज हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में पहुंचने का कारण क्या था और कैसे इंसानों ने अपने जीवन के साथ साथ अपने आसपास के पर्यावरण को बेहद प्रभावित किया है। अपनी सहूलियतों और ज़रूरतों के हिसाब से उनमें फेरबदल किया है। जैसे कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से जंगलों को साफ कर वहाँ खेती करना, अपने मनपसंद के अपने ज़रूरत के हिसाब से पेड़ पौधे और अनाज उगाना। उसी के साथ ही जानवरों को अपना गुलाम बनाए रखना। मनुष्य ने अपने लंबे जीवन काल में बहुत कुछ सीखा और अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रकृति में बदलाव किए। आज हम इस वीडियो में उन्हीं बदलावों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनके क्या अच्छे या बुरे परिणाम हुए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मनुष्य और अनाजों के बीच हुए उस समझौते के बारे में। ये केवल एक ही समझौता नहीं, ऐसे और कई सारे सौदे इंसानों ने अन्य प्रजातियों के साथ किए हैं, जिसमें भेड़ें, बकरियां, सूअर और मुर्गे जैसी कई सारी प्रजातियां आती हैं। जंगली भेड़ों का पीछा करने वाले खानाबदोश समूहों ने उन रेवड़ों की संरचना को धीरे धीरे बदल दिया जिनका वे शिकार करते थे। मनुष्यों को अब ये बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ वयस्क मेढ़ों और बूढ़े या बीमार भेड़ों का शिकार करना ही उनके लिए हित में है। अगर इन भेड़ बकरियों के झुंड को लंबे समय तक जीवित रखना है तो उनकी हिफाजत करनी होगी, ध्यान से रखना होगा। और जो मादाएं उर्वर हैं उनके मेमने को तो बख्श दिया जाता। दूसरी तरफ शेर, भेड़िए जो कि मनुष्यों के प्रतिद्वंदी थे, उनको दूर खदेड़ना ज़रूरी था, क्योंकि इन झुंडों को ऐसे परभक्षियों से बचाकर रखना ज़रूरी था। इसके बाद इंसानों ने इन समूहों को और बेहतर ढंग से नियंत्रित करना और बचा कर रखना सीख लिया था। और साथ ही लोगों ने उन भेड़ों का चुनाव सावधानी पूर्वक करना शुरू कर दिया जो ज़्यादा आक्रामक थे और मानव नियंत्रण के प्रति वो सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शित करते थे, तो उन्हें सबसे पहले काटा जाता। इसी तरह सबसे ज़्यादा दुबली पतली और जिज्ञासु भेड़, यानी कि जो अपनी झुंड से अलग चलना पसंद करती थीं, ऐसी मादाओं को भी काट दिया जाता। गडेरिया ऐसी भेड़ें भी नहीं पसंद करते जो ज़्यादा चालाक हों, ज़्यादा जिज्ञासु हों और झुंड से दूर चली जाती हों। हर नई पीढ़ी के साथ भेड़ें ज़्यादा मोटी और आज्ञाकारी तथा कम जिज्ञासु होती गईं। या फिर शिकारी किसी मेमने को पकड़कर और उसे अपनाकर खुशहाली के दिनों में मोटा कर देता और फिर तंगी के मौसम में उसे काट सकता था। बाद में कोई ऐसा वक्त आया जब उन्होंने बड़ी तादाद में ऐसे मेमने को पालना शुरू कर दिया। इसमें कुछ बड़े हुए और उन्होंने प्रजनन करना शुरू कर दिया। इनमें सबसे ज़्यादा आक्रामक और उपद्रवी मेमनों को सबसे पहले काटा जाता,
जो सबसे ज़्यादा नियंत्रण में रहने वाले और सबसे ज़्यादा आकर्षक मेमने होते, उन्हें लंबे समय तक जीवित रहने दिया जाता और प्रजनन करने के लिए छूट भी दी जाती। इसका परिणाम था कि पालतू और आज्ञाकारी भेड़ों का झुंड तैयार होता गया। इसी तरह के पालतू जानवर भेड़ें, मुर्गे, बंदर और अन्य जानवर भोजन जिसमें मांस, अंडा, दूध और साथ ही कच्चा माल जैसे खाल और ऊन और साथ ही शारीरिक श्रम उपलब्ध कराते थे। सामान ढोने, हल खींचने, कूटने, पीसने और ऐसे ही दूसरे काम जिनमें अब तक मानवीय श्रम लगता था, अब इन कामों को जानवरों से कराया जाने लगा। ज्यादातर कृषक समाज के लोग पौधों की खेती पर ध्यान देते थे। जानवरों को पालना दूसरे नंबर की गतिविधि था। लेकिन कुछ स्थलों पर एक नए किस्म का समाज भी प्रकट हुआ जो बुनियादी तौर पर जानवरों के शोषण पर आधारित था। वे थे पशुपालक गडेरियों के कबीले। जैसे जैसे मनुष्य दुनिया भर में फैलते गए, वैसे वैसे उनके पालतू जानवर भी फैलते गए। 10,000 साल पहले तक सीमित अफ्रो एशियाई पर्यावरणों में रहने वाली भेड़, गाय, बैल, बकरियां और मुर्गों की संख्या कुछ लाख से ज़्यादा नहीं थी। आज दुनिया में 1 अरब भेड़ें, 1 अरब सूअर, 1 अरब से ज़्यादा गाय, बैल और 25 अरब से ज़्यादा मुर्गे हैं जो समूचे भूमंडल में फैले हुए हैं। पालतू मुर्गा अब तक का सबसे ज़्यादा व्यापक पालतू पक्षी है। होमो सेपियंस के बाद पालतू गाय, बैल, सूअर और भेड़ें दुनिया के दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के सबसे व्यापक बड़ी स्तनधारी हैं। संकुचित विकासवादी दृष्टिकोण डीएनए की प्रतिलिपि की संख्या के आधार पर सफलता का आकलन करते हैं। इसके मुताबिक कृषि क्रांति मुर्गे, गाय, बैल, सूअरों और भेड़ों के लिए एक अद्भुत वरदान थी। दुर्भाग्य से विकासवादी दृष्टिकोण कामयाबी का एक अधूरा पैमाना है। यह व्यक्तियों के दुख और सुख को ध्यान में रखे बगैर हर चीज को जीवित बने रखने पालतू मुर्गे और गाय, बैल भले ही विकासवादी सफलता की कहानी कहते हों, लेकिन वे दुनिया के अब तक के सबसे ज़्यादा दयनीय प्राणी भी हैं। पशुओं का पालतूकरण अनेक तौर तरीकों पर आधारित है जो अब की सदी से गुजरने के साथ साथ और भी क्रूरतापूर्ण होता गया है। एक जंगली मुर्गे का जीवन काल लगभग 7 से 12 वर्ष का होता है, वहीं गाय बैलों का लगभग 20 से 25 वर्ष। जंगलों में ज़्यादातर मुर्गे और गाय बैल इससे काफ़ी पहले मर जाते थे, लेकिन तब भी उनके पास काफ़ी वर्षों तक जिंदा रहने के अवसर होते थे। इसके विपरीत बड़ी तादाद में पालतू मुर्गे और गाय बैलों को कुछ ही हफ्ता और कुछ ही महीनों की उम्र के बीच काट दिया जाता है, क्योंकि आर्थिक नज़रिए से ये हमेशा से वध किए जाने के सबसे अच्छी उम्र मानी जाती रही है। अगर एक मुर्गा 3 महीने में ही अधिकतम वजन हासिल कर लेता है तो उसे 3 साल तक खिला पिला कर रखने का क्या फ़ायदा है। अंडा देने वाली मुर्गी, दुधारू गायें और बोझा ढोने वाले जानवर कभी कभी कुछ ज़्यादा वर्षों तक जीने की छूट उन्हें मिल जाती है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसी जीवन शैली के अधीन रहना पड़ता है या उसके अधीन रहने की कीमत चुकानी पड़ती है जो उनकी चाहतों के संदर्भ से बिल्कुल अलग है। बैलगाड़ी में जोतने और हल ढोने के बजाय दूसरे बैल और गायों के साथ घास के खुले मैदान में भटकना अच्छा लगता है। बैलों, घोड़ों, गधों और ऊँटों को बोझा ढोने वाली आज्ञाकारी जानवर में बदलने के लिए उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर लगाम कसना
और उनके सामाजिक रिश्तों को तोड़ना, उनकी आक्रामकता और काम वासना को नियंत्रित करना और उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता में कटौती करना ज़रूरी होता है। किसानों ने इसके लिए उन्हें बाड़ों और पिंजड़ों में बंद करके रखना शुरू कर दिया। नकेलों और जंजीरों में कसना, चाबुकों और अंकुशों से नियंत्रित करना और साथ ही अंग भंग कर देने जैसी युक्तियां विकसित कर ली। पालतू बनाने की प्रक्रिया में नरों को बधिया करना लगभग हमेशा से शामिल होता है। यह चीज़ नरों की आक्रामकता को काबू करने के लिए और झुंड के प्रजनन को मनमाफिक ढंग से नियंत्रित करने के लिए मनुष्य को सक्षम बनाती है। अनेक न्यू गिनियाई समाज में पारंपरिक रूप से किसी व्यक्ति को समृद्ध का निर्धारण इस बात से होता था कि उसके पास कितने सूअर थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूअर भाग नहीं जाए, न्यू गिनी के किसानों ने हर सूअर की नाक का एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया था। इससे सूअर जब सूंघने की कोशिश करता था तो उसे नाक में तेज दर्द होता था, क्योंकि सूअर सूंघे बगैर अपना भोजन या यहाँ तक कि अपना रास्ता भी नहीं खोज सकता। यह अंग भंग उसे पूरी तरीके से उनके इंसानी मालिकों के अधीन बना देती है। जैसा कि हम जानते हैं, गाय, बकरियां और भेड़ें तभी दूध देती हैं जब वे बछड़ों और मेमनों को जन्म देती हैं। इन जानवरों के दूध की आपूर्ति को जारी रखने के लिए किसानों के लिए ये ज़रूरी हो जाता था कि स्तनपान करने वाले बछड़े और मेमने हों, लेकिन उन्हें दूध पर एकाधिकार नहीं मिलेगा। इसके लिए समूचे इतिहास के दौरान अपनाया जा रहा आम तरीका बछड़ों और मेमनों को उनके जन्म के कुछ समय बाद वध कर उनकी मां का सारा दूध निकाल लिया जाता रहा और उन्हें फिर से गर्भवती बना दिया जाता रहा। यह अभी भी काफ़ी व्यापक तौर पर अपनाई जाने वाली तकनीक है। बहुत से आधुनिक डेयरी फार्म में एक दुधारू गाय काटे जाने से पहले सामान्यतः 5 साल जीवित रहती है। इन 5 सालों के दौरान लगभग वो लगातार ही गर्भवती बनी रहती है और जन्म देने के 60 से 120 दिन के भीतर उसका गर्भाधान करा दिया जाता है ताकि दूध का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। उसके बछड़े को जन्म लेने के कुछ ही समय बाद उससे जुदा कर दिया जाता है। बच्चियों को दुधारू गायों की अगली पीढ़ी के तौर पर पाल लिया जाता है, जबकि बछड़ों को मांस उद्योग के हाथों सौंप दिया जाता है। सारे कृषक समाज अपने पालतू जानवरों के प्रति इतने क्रूर नहीं थे। कुछ पालतू जानवरों का जीवन खासा अच्छा भी रहता था। ऊन के लिए पाली जाने वाली भेड़ें, पालतू कुत्ते और बिल्लियाँ, युद्ध और घुड़सवारी में इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़े अक्सर आरामदेह परिस्थितियों में रहते थे। समूचे इतिहास के दौरान गडेरिया और किसान अपने जानवरों के प्रति लगाव प्रदर्शित करते रहे हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते रहे हैं। उसी तरह जैसे गुलामों को रखने वाले बहुत से लोग अपने गुलामों के प्रति लगाव रखते हैं। झुंड के नज़रिए से देखने पर इस धारणा से बच पाना मुश्किल है कि पालतू जानवर के विशाल हिस्से के लिए कृषि क्रांति एक बेहद भयानक तबाही थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप सभी मानव और प्रकृति के इस संबंध के बारे में सोच सकेंगे, समझ सकेंगे और इनको अपने आसपास के पर्यावरण में खोज भी सकेंगे। इस रिश्ते से हमें क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हैं, इसे भी बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। मेरा ये कहने का मतलब नहीं अपने खाने में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करिए, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि हमें अपने नेचर को बचाने के लिए जो कोऑपरेशन, जो भी संभव प्रयास हैं वो अगर हम कर सकें
तो वो बेहद अच्छे, बेहद सराहनीय है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो अंत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इसे पूरा देखा होगा। तो मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम साथियों।